नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज बात पुतिन की नरभक्षी ब्रिगेड की। नरभक्षी मतलब वो जो इंसान को मारकर खाता है। ये बात बहुत गंभीर है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की फौज में अब ऐसे सैनिक भी भर्ती किए जा रहे हैं जो हत्या और नरभक्षी होने की सजा काट रहे थे। ये दावा यूरोप की मीडिया कर रही है और इसलिए आज की सबसे बड़ी स्टोरी है पुतिन की नरभक्षी ब्रिगेड। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि यूक्रेन का महायुद्ध जीतने के लिए पुतिन किस हद तक जा सकते हैं। धमाकों के बीच, हवाई हमलों के बीच यूक्रेन पर रूस के सबसे खतरनाक हथियार का अभी इस्तेमाल होना बाकी है। कीव की इमारतें अभी जल रही हैं, ओदेसा में मिसाइल से हमले हो रहे हैं और इस बीच पुतिन ने तैयार कर लिया है ज़ेलेंस्की को डराने वाला सबसे खतरनाक हथियार। ये है पुतिन का नरभक्षी। ये इतना खतरनाक है कि इंसानों को मारकर खाना इसकी आदत रही है। पुतिन की फौज में नरभक्षी को शामिल किया जा रहा है और इसका बहुत ही खतरनाक वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। इस वीडियो की पूरी डिटेल दिखाने से पहले आपको वो बात बताते हैं जिसने यूरोप की मीडिया में पुतिन को और बदनाम कर दिया है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहां तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। इन अपराधियों को लेकर बहुत ही सनसनीखेज वीडियो इस वक्त यूरोप में वायरल है। इन अपराधियों से क्या कहा जा रहा है बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि पुतिन इस युद्ध को जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं आपको इसकी बहुत खतरनाक बातें पता चलेंगी। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि ये व्यक्ति पुतिन का काफी करीबी है। नाम है येवगेनी पिरोगजिन और ये यहाँ रूस के कैदियों को युद्ध में शामिल होने के लिए कह रहा है। जेल में इन अपराधियों को बताया जा रहा है कि अगर वो रूस की गलियों और सड़कों पर फिर आजादी से घूमना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनको यूक्रेन में लड़ना होगा और ऐसा 6 महीने तक करने के बाद वो अपनी बाकी जिंदगी आजादी से बिताने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। Не нужно ехать. Нам нужны только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно. Его форма позволяет. येवगेनी पिरोगजिन की तस्वीर पुतिन के साथ मीडिया में मिलती रही है। येवगेनी पिरोगजिन को पुतिन का शेफ भी कहा जाता है और इस वक्त उसके ऊपर अपराधियों वाली टोली इकट्ठा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी कई कोशिशों के बीच सबसे बड़ी चर्चा पुतिन के नरभक्षी की है जो इंसानों को मार कर खाने का आदी था। ये अपराधी रूस के सरातोव में एक जेल में बंद था और उसके आपराधिक रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा है कि वो नरभक्षी भी है। पुतिन के इस नरभक्षी का नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, इस बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसे में एक नरभक्षी को शामिल करके पुतिन भी ज़ेलेंस्की को बताना चाहते हैं कि वो यूक्रेन पर जरा भी रहम नहीं करेंगे, बल्कि उनकी फौज में ऐसे सैनिक भी शामिल हैं जो यूक्रेन की फौज को कच्चा भी खा सकते हैं। ये पुतिन की तरफ से बहुत ही डरावना मैसेज कहा जाएगा। ये बात तय है कि पुतिन ने अब अपनी फौज को ज़ेलेंस्की के लिए और खतरनाक बनाने का फैसला किया है और इसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
ऐसे ही मिशन को लेकर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पिरोगजिन ने पूर्वी साइबेरिया की एक जेल का दौरा किया है और वहां से भी कैदियों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन बहुत ज्यादा दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं, और रूस की सेना नई भर्ती भी लगातार कर रही है। लेकिन खेरसॉन में मिली हार ने पुतिन को बहुत ज्यादा बेताब कर दिया है और रिपोर्ट ऐसी है कि ऐसे कई मोर्चों पर पुतिन को जो नुकसान हुआ है उसमें हजारों कैदी भी मारे गए हैं, क्योंकि ना तो वो एक फौजी की तरह तैयार थे और ना ही उन्हें युद्ध का अनुभव था। युद्ध में नाकामी मिलने पर वैगनर ग्रुप ने क्या क्रूरता दिखाई है उसकी बातें भी जान लीजिए। मानवाधिकार के लिए काम करने वाले एक ग्रुप रशिया बिहाइंड बार्स का दावा है कि जब रूस के कैदी कई मोर्चों पर फेल होने लगे और मैदान छोड़कर भागने लगे तो ऐसे 40 कैदियों को वैगनर ग्रुप ने ही मार दिया। पुतिन के पास फौज की कमी है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी फौज बड़ी तादाद में मारी गई है, इसमें भी कोई शक नहीं। इसलिए ऐसी फौज जिसमें नरभक्षी भी हो, क्या वो ज़ेलेंस्की को डरा पाएगी? इसको बहुत गौर से समझना चाहिए। ज़ेलेंस्की अभी बहुत जोश में है, क्योंकि यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय उन्हें रोज ऐसे आंकड़े दे रहा है जिसको पूरी दुनिया भी शक की नजर से देखती है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस युद्ध में अब तक रूस के 83,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। ये युद्ध का 9वां महीना है, यानी हर महीने पुतिन के 9,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। पुतिन के लिए यूक्रेन का युद्ध आसान साबित नहीं हुआ है। वो चाहे बड़े बड़े इलाके पर कब्जा कर चुके हों, लेकिन यूक्रेन की फौज का सामना करते हुए पुतिन की सेना को कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में नंबर बरकरार रखने को लेकर पुतिन और उनके कमांडर हर तरीका अपना रहे हैं। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि पुतिन साइबेरिया से लेकर बाल्टिक वाले बॉर्डर तक करीब 30 जेलों से फौजी इकट्ठा कर रहे हैं। स्पास डालनी की जेल से करीब 200 कैदियों को इकट्ठा किया गया है। इनमें चोर डकैत हैं, हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और ऐसे कैदी भी हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। Если вы подошли к автозеку и передумали, то я вам скажу, что я с уважением к этому отношусь. В этом нет ничего стыдного. Это не трусость, это осознанное решение. Но если вы поехали с нами, обратной дороги уже нет. В зону не вернется никто. येवगेनी पिरोगजिन को खूंखार से खूंखार कैदियों की तलाश है और इसमें अगर कोई नरभक्षी भी हो तो उसे इससे कोई दिक्कत नहीं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि येवगेनी पिरोगजिन खुद एक कैदी रह चुका है और उसका दावा है कि अब उसके पास पुतिन से मिली स्पेशल पावर है। इस वक्त यूक्रेन के जिन फ्रंट पर लड़ाई चल रही है वहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। जंगलों के बीच लड़ाई चल रही है, खाली हो चुके रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके हैं और मौत से कम कुछ नहीं चाहिए। इसी एजेंडे पर ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की फौज काम कर रही है। इस जंग में पुतिन हर हाल में जीत पक्की करना चाहते हैं और किसी भी सूरत में हार का मुंह ना देखना पड़े, इसलिए रूस के सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। पुतिन ने नई भर्ती को अब रूस के सम्मान से जोड़ दिया है और वो रूस की जनता को इसी बुनियाद पर एकजुट कर रहे हैं। Российского организационного комитета «Победа». Сегодня обсудим вопросы, связанные с сохранением исторической памяти. Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум, разобщить, лишить нас ориентиров, ослабить в конечном
счете ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет. लेकिन रूस पर प्रेशर है। रोज बड़े पैमाने पर मिसाइल और बाकी हथियार खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 2800 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद करीब 6000 पहुंच गई है। पुतिन की करीब 2000 तोप और बाकी आर्टिलरी खत्म की जा चुकी है। ज़ेलेंस्की रूस की तरफ से दागी गई 400 से ज्यादा क्रूज मिसाइल भी गिरा चुके हैं। ज़ेलेंस्की कैसे पुतिन की क्रूज मिसाइल गिरा रहे हैं, इसका नया वीडियो भी आया है। जब रूस की एक क्रूज मिसाइल यूक्रेन के शहरों पर कयामत बरसाने जा रही थी, तब ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस मिसाइल ने उनको रास्ते में ही तबाह कर दिया। इन दोनों वीडियो को देखकर ज़ेलेंस्की का जोश बहुत ज्यादा हाई है। Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. ज़ेलेंस्की को नई ताकत खेरसौन से मिली है। ये वही खेरसौन की जमीन है जहां पिछले 1 महीने में इतने गोले बरसाए गए हैं कि हर तरफ मिट्टी में बारूद की महक है। यूक्रेन और रूस के बीच यहां ऐसा खतरनाक युद्ध हुआ है कि दोनों तरफ लाशों को गिनना बंद कर दिया गया। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ेलेंस्की ने खेरसौन में गेम पलट दिया। Тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів. По вулицях пересуваються патрулі. ज़ेलेंस्की की फौज ने खेरसौन से एक और वीडियो भेजा है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में रूस की सेना के हेलमेट पड़े हुए हैं। ये नाइपर नदी का किनारा है और यहाँ रूस की फौज का सामान बिखरा हुआ है। रूस की फौज के हेलमेट बताते हैं कि यहाँ सैकड़ों रूसी फौजी किसी तरह जान बचाकर नदी की दूसरी तरफ भागे हैं। यहाँ रूसी सैनिकों की जैकेट भी पड़ी हुई है और उनके कई हथियार भी देखे जा सकते हैं। खेरसौन नाइपर नदी के दोनों तरफ बंटा हुआ है और नदी के दोनों तरफ कंट्रोल रखना पुतिन के लिए बड़ी चुनौती रही है। यूक्रेन ने इस इलाके में अक्टूबर की शुरुआत से ही बहुत तेज हमले करने शुरू कर दिए थे। पुतिन को अब इस बात से दिक्कत है कि उनकी नाकामी को लेकर पश्चिमी मीडिया और ज़ेलेंस्की बहुत सारे झूठ फैला रहे हैं ताकि वो रूस को अस्थिर कर सकें। Мифов, размывание ценностей во многом имеет именно с этого вот с этих мифов и начинается раскачка государства и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, да, и в ряде других государств. रूस के नुकसान को लेकर ज़ेलेंस्की जो भी आंकड़े दे रहे हैं, अगर इनमें 50% बात भी सच है तो पुतिन की फौज के लिए बड़ा झटका कहा जाएगा। पुतिन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने अपने नुकसान के नए फिगर भी नहीं दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिए गए हैं। करीब 4500 मिलिट्री व्हीकल को भी धमाके से उड़ा दिया गया। 16 नेवल शिप तबाह कर दिए गए। यूक्रेन रूस के 278 फाइटर जेट भी गिरा चुका है। रूस के 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं, जबकि 1500 से ज्यादा ड्रोन भी पुतिन गंवा चुके हैं। पुतिन को हथियारों का बहुत नुकसान हो रहा है। पुतिन के टैंक धमाकों से उड़ाए जा रहे हैं। देखिए कैसे रूस का एक टैंक हमले के बाद जलने लगा। एक टैंक जब इस तरह फटता है तो उसमें सवार फौजियों के जिंदा बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। इसलिए नुकसान तो पुतिन को भी बहुत ज्यादा उठाना पड़ा है और अब वो पूरी तरह नरभक्षी वाले फौजियों पर निर्भर नजर आ रहे हैं। तो
पुतिन की सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर फाइल की एक ऐसी डिटेल सामने आई है जिसने जेलेंस्की अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी डरा दिया है, सहमा दिया है। इस फाइल में पुतिन का न्यूक्लियर अटैक प्लान है। इसमें पुतिन के परमाणु हमले को लेकर 3 सिनेरियो तैयार किए गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के लिए न्यूक्लियर बम का कैसा मॉडल तैयार कर रखा है, कैसा मॉडल फिक्स किया है, जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज मिलने जा रहा है। परमाणु युद्ध से दुनिया का हर एक देश खौफ खाता है। एक ऐसा हथियार जिसकी काट अब तक दुनिया का कोई देश नहीं बना पाया। न्यूक्लियर बम का जवाब सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही दिया जा सकता है या फिर युद्ध में हार मानकर। क्योंकि युद्ध के तराजू पर पारंपरिक युद्ध के मुकाबले परमाणु युद्ध का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। मिसाइल युद्ध भी परमाणु युद्ध के आगे कहीं नहीं ठहरता। बड़ा से बड़ा विध्वंसक बम भी परमाणु बम के सामने बेअसर साबित होता है। यूक्रेन की लड़ाई में अब आगे क्या होने वाला है? क्या रूस सच में परमाणु युद्ध करने की तैयारी में है? पुतिन अगर न्यूक्लियर वार का फैसला ले लेते हैं, फिर उस परमाणु युद्ध को कैसे अंजाम दिया जाएगा? न्यूक्लियर वार कितने स्टेप में पूरा होगा, इसे लेकर एक बहुत ही प्रामाणिक रिसर्च पेपर सामने आया है। दुनिया भर के परमाणु वैज्ञानिक जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, उसके मुताबिक अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उस युद्ध को 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है। पहले स्टेप में रूस दुनिया को डराने के लिए परमाणु परीक्षण कर सकता है। दूसरे स्टेप में रूस यूक्रेन के खास हिस्से पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इतने में भी यूक्रेन ने अगर हथियार नहीं रखे तो बड़ा परमाणु हमला कर सकता है। मौका परमाणु युद्ध का आया तो क्या होगा, रूस क्या करेगा, और सबसे पहले और बड़ी बात, आखिर व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे? क्या पुतिन न्यूक्लियर अटैक के लिए परमाणु वाला बटन दबाएंगे? अगर पुतिन ने फैसला कर लिया कि परमाणु हमला करना ही है और कोई रास्ता नहीं है, तो पुतिन ऑर्डर कैसे देंगे? रूस का परमाणु बम कैसे लॉन्च होगा? क्या पुतिन अपने खुफिया तहखाने में जाएंगे? क्या इसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी से पुतिन रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देंगे? क्या यहीं से पुतिन अपने मिसाइल पावर को कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। रूस की न्यूक्लियर पावर और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु मिस्ट्री और एटमी कमांड सेंटर का रहस्य बहुत गहरा है, और इस रहस्य को समझने के लिए ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का एक एक सेकंड बताएगा कि
रूस की परमाणु पावर पुतिन के ऑर्डर से लेकर लॉन्चिंग पैड तक कैसे पहुंचती है और कैसे दागा जाएगा पुतिन का सबसे खतरनाक परमाणु बम। पुतिन ना तो किसी को फोन करेंगे, ना पुतिन किसी को ऑर्डर देंगे। व्लादिमीर पुतिन बस एक सीक्रेट बटन दबाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा बटन पुतिन की टेबल पर नहीं है, ऐसा बटन किसी कमांड सेंटर में नहीं है। यह बटन है पुतिन के बहुत ही सीक्रेट लेकिन पावरफुल ब्रीफकेस में। पुतिन के उस पावरफुल ब्रीफकेस की न्यूक्लियर कोडिंग कैसे काम करती है उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुतिन के परमाणु युद्ध के आरंभ के पहले चरण को समझ लीजिए। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप 1, परमाणु परीक्षण। यूक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 32 साल में नहीं किया है, परमाणु परीक्षण। परमाणु वैज्ञानिकों का मानना है कि पुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भरने के लिए एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। परमाणु परीक्षण करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था। जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणु परीक्षण के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं। दुनिया में अब तक 2059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 1030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किया है। 715 न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमाणु परीक्षण करने वाला देश है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। अगर रूस का ये दांव काम कर गया और ज़ेलेंस्की हथियार रखने को मान गए तो ठीक, नहीं तो रूस परमाणु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप 2, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम। यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार छोटे परमाणु बम होते हैं जो बड़े परमाणु बम के मुकाबले कम दायरे में रेडिएशन फैलाती है। लेकिन एक सच ये भी है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जहां गिरेगा वहां विध्वंस बड़े परमाणु बम की तरह ही करेगा। ठीक वैसी ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडिएशन फैल जाएगा। लेकिन बड़े परमाणु बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की रेंज कम होगी। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की क्षमता 1 किलोटन या उससे भी कम है, जो 1000 टन विस्फोटक टीएनटी के बराबर तबाही लाएगा। दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका यह कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इतने पर भी यूक्रेन नहीं माना, युद्ध ही ठाना, तो फिर पुतिन परमाणु युद्ध के आखिरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप 3, परमाणु बम से हमला। रूस का परमाणु बम यूक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आसमान काला हो जाएगा, यहां तक कि सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी। अगर पुतिन यूक्रेन पर बड़े परमाणु बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन तो तबाह होगा ही, परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध।
लेकिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करने के लिए पुतिन क्या करेंगे? रूस को अगर किसी देश पर परमाणु हमला करना हो तो परमाणु बम का बटन कैसे दबता है? इसे जानने के लिए आपको पुतिन के जैकेट को समझना होगा। रूस के राष्ट्रपति के पास एक ब्रीफकेस होता है जिसे जैकेट कहते हैं। यह देखने में एक साधारण ब्रीफकेस जैसा है, लेकिन काम ऐसा करता है जिसे जानकर होश फाख्ता हो जाएंगे। इस ब्रीफकेस को खोलने पर पाएंगे कि इसमें ऐसे बटन होते हैं जिनसे पूरी दुनिया एक झटके में तबाह की जा सकती है। इस ब्रीफकेस में ऐसे बटन हैं जिससे परमाणु हथियार लॉन्च किए जा सकते हैं, इसलिए इसे पुतिन की न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है। पुतिन को बस इस ब्रीफकेस के अंदर लगे बटन दबाने हैं और ऑर्डर मिलने पर रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगी। पुतिन जैकेट का बटन दबाएंगे, इस्कंदर मिसाइल लॉन्च होगी, रेंज 500 किलोमीटर। RS-36 सैटर्न लॉन्च होगी, रेंज सबसे ज्यादा 16,000 किलोमीटर। RS-28 सरमत का ऑप्शन भी है, रेंज 10,000 किलोमीटर। RS-24 यार्स भी है, रेंज 11,000 किलोमीटर। UR-100 स्टेलेटो, रेंज 10,000 किलोमीटर। टोपोल भी है, रेंज है 11,000 किलोमीटर। टोपोल का भी नया वर्जन टोपोल M, इसकी भी रेंज 11,000 किलोमीटर। और पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8,000 किलोमीटर। बुलावा को लॉन्च करने का बटन दबाएगा तो देखिए रूस की पनडुब्बी में कैसी हरकत होगी। प्रेसिडेंट की तरफ से लॉन्च कोड मिलने के बाद बोरई क्लास पनडुब्बी में तैनात नौसैनिक कोड मिलाएंगे। सबमरीन कमांडर से तस्दीक की जाएगी कि यह लॉन्चिंग का असली ऑर्डर है और फिर दबाया जाएगा परमाणु अटैक का बटन। इसके बाद दनादन समंदर के अंदर से 8,000 किलोमीटर रेंज वाली बुलावा निकलेगी और यूक्रेन को तबाह कर देगी। महायुद्ध जारी है और युद्ध के मैदान से नया वीडियो भी सामने आया है। दावा किया गया कि रूस ने ड्रोन से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया और इस हमले में एक इमारत भी पूरी तरह से तबाह हो गई। वीडियो में साफ दिखा कि कैसे ड्रोन ने सटीक अपने टारगेट को हिट किया। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यूक्रेन में हिटमैन का बदला आखिर कैसे लिया जा रहा है। जंग खत्म नहीं करेगा रूस। यूक्रेन को बर्बाद करने पर आमादा पुतिन। रूस ने तेज किया यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन पर रोज हमला हो रहा है। हर रोज किसी न किसी इलाके से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतलब साफ है कि पुतिन की सेना यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन जेलेंस्की की सेना से मिल रही करारी चुनौती से जंग खिंचता चला जा रहा है। तबाही बर्बादी का मंजर देखते ही देखते 9 महीने पार कर रहा है, लेकिन युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब तक हर मोर्चे पर यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार किया, चाहे वो आमने सामने की जंग हो या एयर डिफेंस से हमला। लेकिन पुतिन की सेना ने अब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जंग के मैदान से ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें रूस के UAV यानी ड्रोन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को तबाह कर दिया।
ड्रोन ने एक इमारत पर लगे एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को निशाना बनाया। ड्रोन ने बिल्कुल टारगेट पर हिट किया और रडार के साथ इमारत भी तबाह हो गई। ऐसा लगता है कि युद्ध से आई तस्वीरें रूस की नई रणनीति को बता रही हैं। रूस अब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में जुटा हुआ है, क्योंकि युद्ध के मोर्चे पर रूस की सेना को सबसे बड़ी चुनौती यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से ही मिल रही है। क्योंकि रूस की सेना पर जोरदार पलटवार की वजह भी यूक्रेन का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ही है। यही वजह है कि रूस अभी तक युद्ध को किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा पाया। एक तरह से कहा जाए तो रूस अभी युद्ध हारा नहीं है तो जीत भी नहीं पाया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से तबाही का दावा कल भी सामने आया था, जब दावा किया गया कि पोलैंड में गलती से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल गिरी। बताया गया कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रूस के हमलों का जवाब दे रहा था। दावा किया गया कि रूस ने जब लवीव पर हमला किया तो यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। रूस के मिसाइल हमलों का जवाब दिया गया, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल गलती से पोलैंड में जा गिरी, जहां बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत की बात भी सामने आई। रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने महायुद्ध का रूप जब अख्तियार किया तो अच्छों के पसीने छूट गए और वजह रही वो तबाही, वो महाबर्बादी जो लगातार सामने आ रही है। और रूस की सेना को इस दौरान एक बड़ा झटका लगा है। उस झटके का जिक्र अब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि रूस में सेना के एक कर्नल का शव मिला है। आखिर इस कर्नल की मौत का पूरा सच क्या है, इस रिपोर्ट में पुतिन के लिए बहुत सी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। रूस की सेना में मचा कोहराम। रूस की सेना में शुरू हुई बगावत। रूस की सेना के कमांडर को किसने मारा? यूक्रेन में रूस की सेना पस्त हुई तो पुतिन टेंशन में आ गए। यूक्रेन में रूस की सेना को टारगेट किया जाने लगा तो पुतिन को गुस्सा आने लगा। बैकफुट पर आए पुतिन ने इसके बाद बड़ा फैसला ले लिया। रूस में सैन्य लामबंदी का फैसला लिया गया। 3 लाख नए रिजर्व फोर्स तैयार करने का ऐलान किया गया। इसके तहत रूस में आम नागरिकों के बीच से रूस की सेना में लोगों की भर्ती की जाने लगी। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि युद्ध के मोर्चे पर रूस को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। रिजर्व फोर्स में शामिल किए गए सैनिकों को यूक्रेन में मारे गए सैनिकों और घायलों की जगह भेजा जा सके। इसके तहत रूस में भर्ती किए गए सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। लेकिन पुतिन का यह फैसला रूस की सेना पर भारी पड़ने लगा। रूस में इसका विरोध शुरू हुआ, ऐसा विरोध जिसका अंजाम खून से सना हुआ था। आपके टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। यह तस्वीर है रूस की सेना के कर्नल की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनके शरीर पर कई गोलियों के निशान मिले। रूस की सेना के कर्नल वादिम वाइको की हत्या का दावा सामने आया है।